परिवार का एक लौता बेटा जिसकी जल्दी जल्दी में शादी करा दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जैसे ही उसकी पत्नी आती है तो उसकी पत्नी ने 1 महीने के अंदर ही उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। जब आसपास के समाज के लोग इस बात को सुनते हैं तो सभी उस लड़की को दोष देते हैं और उस लड़की के घर वाले भी कहते हैं कि बेटी, तुमने ये क्या कर दिया, तुम तो बहुत ही कुलच्छनी हो और तुमने अपने पति के साथ बहुत गलत किया। आखिरकार दोस्तों, सभी लोग इस लड़की को ही क्यों दोषी ठहरा रहे थे, क्या बात थी, क्या किस्सा था, ये सब कुछ आपको जानना है तो कहानी की तरफ आपको अपना रुख करना होगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रतीक नाम के लड़के के घर से। दोस्तों, ये लड़का जवान है, खूबसूरत है, पढ़ने लिखने में होशियार है और इसका एक सपना है कि ये एक सरकारी टीचर बनकर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करे। अब इस प्रतीक की माँ जो होती है वो काफी बीमार रहती है। बीमार रहने के कारण प्रतीक की माँ कहती है कि बेटा, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठ सकते हो? तो प्रतीक कहता है कि हाँ माँ जी, क्यों नहीं बैठ सकता। तो वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है। दोस्तों, उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, किसी टाइम तो तुम्हारे खाने के लिए खाना भी नहीं बनता, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। प्रतीक एक आदर्शवादी बेटा है और वो नीची नजरें कर कर कहता है कि माँ बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं और आप जहाँ भी मेरी शादी करना चाहते हैं मैं वहाँ पर तैयार हूँ शादी करने के लिए, क्योंकि अगर आप पे काम नहीं हो रहा है तो आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। दोस्तों, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता और माँ अपने बेटे के लिए एक लड़की तलाशने लगती है, क्योंकि ये परिवार अपने जैसा ही परिवार ढूंढता है। तो वो परिवार इनको मिलता है जहाँ पर लड़की का नाम ज्योति होता है और वहाँ पर रिश्ते की बात चलाई जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक गड़बड़ी थी। ज्योति कुछ ऐसे रिश्ते अपने मायके में पाल रखे थे जिन्हें वो आगे चलकर पूरे परिवार को खतरे में डाल देती है। अब दोस्तों, ज्योति पसंद आ जाती है प्रतीक की माँ को और प्रतीक की माँ सोचने लगती है कि मेरी कोई बेटी तो है नहीं, अब ये जो बहू है इसी को मैं अपनी बेटी मानूंगी और हम दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहेंगे। दोस्तों, शादी हो जाती है धूमधाम से और शादी होने के बाद ज्योति अपने ससुराल में आ जाती है। लेकिन सास ने जो सपने सजोए हैं ना, अब वो सारे टूटने वाले हैं, क्योंकि ज्योति अपने ससुराल में आ तो जाती है, किसी से सही से बात नहीं करती है, ना ही तो अपनी सास ससुर का मान सम्मान करती है, मतलब हमेशा चुप रहती है और फोन में लगी रहती है। ज्योति की सास सोचती है कि कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, शादी को 10-15 दिन हुए हैं, तो ये अपने माँ बाप से बात करती होगी, क्योंकि ज्योति हमेशा फोन पर लगी रहती और सास इस बात को नोटिस करती और सास मन में ये भी सोचती कि हम तो बहू लेकर आए थे अपना मन बटाने के लिए, लेकिन ये तो हमसे बात ही नहीं करती है। फिर भी वो संतोष करती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिन में समझ जाएगी और हमें भी समझेगी और हमें घुल मिल जाएगी। दोस्तों, शादी को 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद प्रतीक एक दिन अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। बाहर उसकी पत्नी को वो पहले ठीक ठाक फोन देखते हुए छोड़कर गया है। अब वो जैसे ही नहाने के लिए साबर लेता है, उसके बाद उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब वो घबरा जाता है बाथरूम में ही और उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर निकल कर देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर पड़ी हुई है और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द बन रहा है। अब प्रतीक के हाथ पैर फूल जाते हैं। वहां पर प्रतीक के माँ और पिता भी आ जाते हैं और वो भी आकर बहू को देखकर घबराने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक की माँ कहती है कि बेटा, जल्द से जल्द तुम बहू को हॉस्पिटल ले जाओ। और प्रतीक वहां पर दोस्तों अपनी बाइक निकालता है और जो सास थी अपनी बहू को सहारा देकर बाइक पर बिठा देती है। अब दोस्तों, प्रतीक अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था तो रास्ते में वो कहती है कि मुझे तो जोर से टॉयलेट आई है, जल्दी से तुम अपनी बाइक रोको। तो प्रतीक कहता है कि अरे अभी बाइक क्यों रुकवानी है? तो यहाँ पर कहती है ज्योति कि मुझे बहुत जोर से आई है, वरना मेरे जो और दिक्कत हो जाएगी, तुम रोकते हो या नहीं रोकते? तो प्रतीक अपनी बाइक रोक लेता है और ज्योति बाइक से उतरकर झाड़ियों की तरफ चलने लगती है। तो प्रतीक उसके साथ चलने लगता है उसे सहारा देने के लिए। तो ज्योति कहती है कि क्या आप, मैं जहाँ पर टॉयलेट करूंगी वहां पर भी मेरे साथ आओगे? और उसकी तरफ घुर्राने लगती है। प्रतीक अब वहीं पर खड़ा हो जाता है अपनी बाइक के पास और ज्योति झाड़ियों में चली जाती है। प्रतीक अपना फोन देखने लगता है। दोस्तों, ज्योति झाड़ियों के अंदर है, प्रतीक बाहर खड़ा हुआ है, तभी एक 4 व्हीलर गाड़ी आती है और प्रतीक को उड़ा देती है। वहां पर खेत थे, कई किसान अपने खेतों में लगे होते हैं। जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि फलाने के लड़के को गाड़ी उड़ा गई तो सभी लोग अपने खेतों से भागते हैं। उधर जो ज्योति झाड़ियों में घुसी हुई है वो भी वहां से बाहर निकलती है और दोस्तों सभी ग्रामीण लोग उस लड़के को उठाकर
हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जैसे ही प्रतीक हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर भी प्रतीक को देखकर घबरा जाते हैं और उसे तुरंत ऑक्सीजन लगाई जाती है और प्रतीक का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। प्रतीक के घर वालों को बता दिया जाता है ग्रामीणों के जरिए कि तुम्हारे बेटे का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग वहां से भागते हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में प्रतीक को एडमिट कराया गया था, डॉक्टर इधर उधर भाग रहे थे, उसी बीच जो ज्योति है उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और दोस्तों दोबारा वो नजर ही नहीं आती है किसी को भी। अब घर वाले आ जाते हैं, यहाँ पर ज्योति के भी घर वाले आ जाते हैं। अब दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं, प्रतीक की तरफ देखते रहते हैं। तभी उन लोगों को ध्यान आता है कि अरे इसके साथ तो बहू भी आई थी। अब सभी लोग ज्योति को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ज्योति पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी नहीं मिलती है। दोस्तों प्रतीक की सीरियस हालत थी। माँ तो बस अपने बेटे को ही देखती रहती है, लेकिन जो ज्योति का पिता है वो हर जगह अपनी बेटी को ढूंढता है। बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। घर भी पता लगाता है कहीं घर चली गई हो तो, लेकिन ज्योति घर पर भी नहीं होती। अब यहाँ पर प्रतीक को होश आ जाता है। डॉक्टर कह देते हैं प्रतीक खतरे से बाहर है, तो माँ को तसल्ली होती है, लेकिन उसे एक चिंता सता रही है कि बहू कहाँ पर गई है। अब प्रतीक की जैसी आंखें खुलती हैं तो वो कहता है कि माँ ज्योति कहाँ पर है। तो माँ चुप हो जाती है, क्योंकि अभी अगर इस बात को बताया गया तो शायद ये घबरा जाए और इसकी हालत बिगड़ जाए। दोस्तों उसके बाद जब भी प्रतीक अपनी माँ से मिलता है यही बात कि माँ ज्योति कहाँ पर है। जब डॉक्टर साहब ये कह देते हैं कि आप सब कुछ इन्हें बता सकती, तभी यहाँ पर प्रतीक की माँ प्रतीक को कहती है कि बेटा ज्योति तो गायब है हॉस्पिटल से ही, और तुम्हारे ससुर जी ने कंप्लेंट भी दर्ज की है। हर रिश्तेदारी में हमने ढूंढा है, लेकिन ज्योति हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही है। अब प्रतीक के होश गुम हो जाते हैं कि माँ उस दिन तो वो मेरे साथ ही थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस दिन से वो कहाँ चली गई है। सभी घर वालों के मन में ना एक चिंता सी होती है। हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन ज्योति कहीं पर भी नहीं मिलती है। दोस्तों पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती है और प्रतीक हर वक्त मलाल करता है कि शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो ज्योति गायब नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। प्रतीक अपने इस एक्सीडेंट से उभरता है, इसके चोटे घाव भरने लगते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। साल बाद प्रतीक सरकारी स्कूल का टीचर बन जाता है, अध्यापक बन जाता है। उसका जो सपना था वो पूरा हो जाता है। लेकिन जब भी कोई खुशी या घर में त्योहार आता है तो प्रतीक अक्सर ज्योति को याद किया करता, अगर ज्योति होती तो हमारा वक्त ऐसे कटता, हम ऐसे हंसी खुशी रहते। अब जिस सरकारी स्कूल में दोस्तों वो नौकरी करता है, वो स्कूल थोड़ा सा खराब हुआ होता है, खंडम हो रहा है, तो उसकी मरम्मत के लिए कुछ मिस्त्री और काम करने वाले लोग बुलाए जाते हैं। तो दूसरे दिन स्कूल की मरम्मत चलने लगती है। एक मिस्त्री और उसके साथ 2 बेलदार आते हैं। काम करने वाले वर्कर तो उनमें एक महिला होती है। प्रतीक अपनी क्लास ले रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तभी प्रतीक उस महिला को देखता है तो आंटी चढ़ा रखी हैं और वो देखने में लग रही है कि ये ज्योति है। प्रतीक बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया है, अपना काम कंप्लीट करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। प्रतीक दोस्तों वहां जाता है। जैसे ही उसके कदम उस महिला की तरफ बढ़ते हैं तो उसे लगता है कि ये तो सच में ही ज्योति लग रही है, और जितना नजीक जाता है, जैसे ही खड़ा होता है तो वो सच में ही ज्योति होती है। ज्योति प्रतीक को देखकर पहचान लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और उसके पैरों को पकड़ लेती है। लेकिन प्रतीक तो कई सवाल उसके मन में थे कि ज्योति तू अचानक से कहाँ गायब हो गई, पुलिस भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाई, आखिर ऐसा क्या हुआ। उसके कई सवाल थे। वो जानना चाहता था कि उसकी पत्नी जो 4-5 साल से गायब है वो एकदम से उसके सामने इस हालत में कैसे मिलती है। अब दोस्तों प्रतीक ज्योति को कहता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही है, आखिर ऐसी बात क्या है, और वो उसे कुर्सी पर बिठाता है, एक गिलास का पानी लाता है। पहले कहता है कि पूरी तरह शांत हो जाओ, माफी पीछे मांगना, पहले बताओ कि तुम क्यों ऐसी हालत में कैसे आ गई। तो ज्योति रोती रोती कहती है कि अगर मैं पूरी बात बताऊंगी तो तुम मुझे क्या माफ कर दोगे। एक वादा लेती है कि मुझे वादा दो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। प्रतीक कहता है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब दोस्तों ज्योति बताती है कि मैं शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती थी, जिस लड़के का नाम सुनील होता है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं बता पाती हूँ, मेरी शादी तुमसे हो जाती है। शादी होने के बाद भी मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हारी माँ ने कई बार मुझे सुना था, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरे रिश्ते उससे बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे उससे बात करती हूँ तो बेचैनी और बढ़ जाती है उसके साथ जाने की। अब यहाँ पर हम दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान यहाँ पर सुनील ही बनाता है, मैं तो नहीं बनाती, और वो कहता है कि तुम फलाने दिन प्रतीक को रोड पर लेकर आ जाना, वहाँ पर एक काम है। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारा एक्सीडेंट कराने वाला है तो मैं बिल्कुल तुम्हें लेकर नहीं जाती, तो मैं
दर्द का बहाना कर कर तुम्हें उस रोड पर ले जाती हूँ। लेकिन वहां पर जैसे ही मैं झाड़ियों में जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुनील फोन पर इन बातों को बता देता है मैसेज के जरिए, और मैं झाड़ियों में जाती हूँ और जब धड़ाम से मुझे आवाज आती है तो मुझे पता चलता है तुम्हारा एक्सीडेंट सुनील ने करा दिया है। मैं उसके बाद जब तुम हॉस्पिटल चले जाते हो तो मैं अपना इरादा बदल देती हूँ कि मैं सुनील के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने ऐसी बातों का फेरबदल मुझसे किया कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हें छोड़कर, ऐसी हालत में कि तुम जब जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, छोड़कर सुनील के पास चली जाती हूँ। जब सुनील ने मुझे इन बातों से दिलासा दी थी कि इस वजह से तुम्हारे पति का एक्सीडेंट कराया गया है ताकि तुम्हारे जो ससुराल वाले और मायके वाले हैं सुनील में लगे रहेंगे और हमें ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, इसी वजह से वो तुम्हारा एक्सीडेंट कराता है। दोस्तों उसके बाद वो बताती है कि मैं सुनील के साथ खुश रहने लगती हूँ उसके घर में, लेकिन 10-15 दिन तो वो मुझे अच्छे से रखता है। उसके बाद उसका बिहेव मेरे प्रति बदलने लगता है। वो तरह तरह की बातें करता है और मुझ पर हाथ भी उठा दिया करता। ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन प्रतीक उसके बाद वो एक लड़की से बात करने लगता है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और जब मैं इस बात का विरोध करती हूँ तो सुनील मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आ जाना, जब तुम अपने पति की ही नहीं हुई तो तुम मेरी क्या होगी। ये बात मुझे बहुत खटक जाती है। अब जब मैं उसके घर से बाहर खड़ी हुई हूँ धक्के लगकर, तो मेरे दिमाग में बातें आती हैं कि मैंने अपनी सारी रास्ते बंद कर लिए, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उसी दिन से मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपना कमाती हूँ और खाती हूँ और अपने जीवन को गुजारती हूँ। अगर किसी दिन मुझसे नहीं कमाया जाता तो उस दिन मैं भूखी सो जाती हूँ। प्रतीक ये बात सुनता है और कहता है कि तू कितनी गिर सकती है, तू मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर दोबारा ये जो ज्योति होती है हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था और ना ही मैं इन सब चीज़ों में शामिल थी। ये सब कुछ तो इस सुनील का किया धरा है और मुझे सच में ही नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला है। नहीं प्रतीक, मैं अपने फैसले को बदल देती। मैं आज भी सच पर खड़ी हूँ। अगर मैं ऐसी होती तो शायद किसी तीसरे को पकड़ लेती, लेकिन आज मुझे 4 साल हो चुके हैं। मैं इसी तरह मेहनत करती हूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ मरते दम तक, और तुम्हारी ही यादों में मैं जिंदगी काटूंगी, क्योंकि मुझे 1 महीने का प्यार ना 4 साल उसी के सहारे मैंने गुजारे हैं। प्रतीक अब खुद एक कंफ्यूजन से में फंस जाता है कि इस लड़की को माफ किया जाए या इसको छोड़ा जाए। तो प्रतीक फिर भी गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है ना वो अच्छा हुआ है, ऊपर वाला सबके साथ सही करता है, और जाकर अपने काम में लग जाओ, तुम इसी लायक हो। प्रतीक की दोस्तों स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाता है, सारी बातें अपनी माँ को बताता है। फिर यहाँ पर ज्योति के घर वालों को सारी बातों को बताता है। तो ज्योति के घर वाले कहते हैं कि बेटा बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा जो ज्योति का पिता होता है। तो यहाँ पर प्रतीक कहता है कि हाँ बाबूजी, वो कह रही थी कि मेरे घर वालों की या किसी की भी कोई गलती नहीं है और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जब ज्योति की सास इन बातों को सुनती है तो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा वो छोटी उम्र में थी, जल्दी शादी हो जाती है यहाँ पर ज्योति की। तो वो कहती है छोटी उम्र में थी, फैसला नहीं कर पाई। लेकिन अगर वो कह तो रही है, अगर पता होता तो बिल्कुल भी तुम्हें उस जगह पर नहीं ले जाती। ये सारी गलती तो सुनील की है। दोनों ही परिवार ज्योति को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों परिवार स्कूल जाते हैं प्रतीक के, तो ज्योति उस दिन काम पर नहीं आती है। जब ज्योति काम पर नहीं आती है तो जो ये प्रतीक होता है मिस्त्री से कहता है कि आज वो महिला क्यों नहीं आई है। तो मिस्त्री कहता है कि सर मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आई है। तो यहाँ पर प्रतीक उससे उसका पता पूछने लगता है मिस्त्री से। तो मिस्त्री कह देता है मुझे तो पता नहीं पता है, लेकिन उनका पता ठेकेदार साहब को जरूर पता होगा। और यहाँ पर ज्योति का पति ठेकेदार के पास पहुंच जाता है और उनसे पता पूछने लगता है। ज्योति का पता मिल जाता है, दोनों ही परिवार ज्योति के पते पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों ज्योति एक मैले से कपड़ों में बेड पर पड़ी हुई है। बेड भी नहीं है, फोल्डिंग के ऊपर गद्दा पड़ा हुआ है और उस पर छत की तरफ देख रही है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्रतीक जब जाता है तो उसे ज्योति की सच्चाई दिखाई देती है, तो उसके पैर का अंगूठा हिलाता है। तो ज्योति एकदम से देखकर प्रतीक को उस फोल्डिंग से खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर, और आपने मुझे सच में ही माफ कर दिया। क्योंकि वो सहम जाती है देखकर कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। कभी तो मुस्कुराती है, कभी रोती है, लेकिन जैसे ही उसके परिवार वाले अंदर आते हैं तो वो सभी को देखकर एक कोने में खड़ी हो जाती है और सभी के सामने हाथ जोड़ने लगती है। कहती है कि मैंने पूरे परिवार को बहुत दुख दिया है, इस दुख से मुझे ही पता है तुम लोग कैसे उभरे होंगे, और फिर मैं तुम्हारे सामने आ गई। और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना दूर चली जाऊंगी कि कभी वापस फिरकर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, बस मुझे माफ कर दो। अपने माँ बाप से माफी मांगती है, सास ससुर से माफी मांगती है। सभी लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों
थी तो वो घर की ही बेटी, और यहाँ पर ज्योति का पिता ज्योति को माफ कर देता है। जब ज्योति का पिता माफ कर देता है तो माँ भी माफ कर देती है, माँ के बाद सास भी माफ कर देती है, और सास के बाद ससुर भी माफ कर देता है, और सबके बाद दोस्तों प्रतीक उसे माफ कर देता है। ज्योति सभी से बहुत अच्छी तरह से माफी मांगती और कहती है कि पता नहीं दिमाग कहाँ पर घूम गया, आज इन बातों को सोचती हूँ तो बहुत एहसास होता है और बहुत दुख होता है, और बहुत अपने आप में ना मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितना शर्मिंदा हूँ। और दोस्तों सभी ज्योति को गले लगाते और कहते हैं कि बेटी, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। और प्रतीक ज्योति को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर दोस्तों वो अच्छे से जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कहानी। ये उन लड़कियों के लिए सीख है जो कुछ लड़कियां पहले तो गलत रिश्ते बनाती हैं, फिर उन रिश्तों को अंजाम देने के लिए वो हर हद को पार कर देती हैं, जैसे कि ज्योति ने की। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है ना तो उस वक्त तक काफी देर हो जाती है, और उस देर की ना कोई भी उस कमी को पूरी नहीं कर सकता। आखिर हर किसी लड़की की किस्मत ज्योति जैसी नहीं होती जिसे दोनों परिवार मिल जाएं और माफी मिल जाए। मैं सच में ही कह रही हूँ, जब हम कांड को कर देते हैं ना उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमने गलती की है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।